हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ 10 सीरीज को लेकर के। जैसा कि हम लोग 10 सीरीज को चला रहे हैं, तो आज उस 10 सीरीज में मैं आप लोगों के बीच फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करने वाला हूँ। तो हम लोग देखेंगे आज उसकी पहचान क्या होती है और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, और साथ ही साथ उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है और उसे हम ट्रांसलेट किस तरह से करते हैं। तो चलिए इन सारी बातों को जानने के लिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मतलब पहले से मैंने पूरा डिजाइन करके रखा हुआ है, यानी पूरा लिख रखा है ताकि कम समय में मैं आपको अच्छे ढंग से सिखा सकूं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर, यानी सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ें यहाँ पे तो फ्यूचर लिखा हुआ है और परफेक्ट टेंस। यदि मैं बात करूँ फ्यूचर का जो हिंदी अर्थ होता है भविष्य होता है, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण होता है, और टेंस का मतलब होता है काल। तो यहाँ पे हमें बात करनी है भविष्य पूर्ण काल की। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इतना कह दिया जाए कि भविष्य पूर्ण काल है। नहीं, देखिए आने वाले समय में अब पूरा है ये कैसे पता, तो ये कैसे पता मतलब कि आने वाले समय में बस इतना अगर कोई बात बताई जाएगी, जस्ट एक उम्मीद माना जाए कि वो उस काम के हम समाप्त होने की बात कहेंगे। तो ये बस इतना सा जान लीजिए, जहाँ पर परफेक्ट आता है वहाँ पे किसी न किसी कार्य के समाप्त होने की बात कही जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है और परफेक्ट का पूर्ण है। तो भविष्य में यानी आने वाले समय में ये उम्मीद दिखाई जाती है, उम्मीद दर्शाई जाती है कि कोई भी काम क्या होगा कि समाप्त हो चुका होगा, यानी इस तरीके से बात की जाएगी। जैसे अगर कहा जाए कि वह कल बनारस पहुंच चुका होगा, तो हम आज बात कह रहे हैं और कल की कह रहे हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो कल बनारस पहुंच चुका होगा, यानी कल उसके पहुंचने का काम क्या है, समाप्त हो चुका होगा। तो बस यही याद रखना इसमें है कि आने वाले समय में कार्य के समाप्ति की बात बताई जाएगी, और ऐसा अगर होता है तो वही हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि पहचान किस तरह से करते हैं हम। तो यहाँ बात आती है पहचान अगर हम शब्दों पे लेते हैं, जैसा कि इंग्लिश वर्ड में हम इसे रिकग्निशन कहते हैं, और हिंदी वाले शब्द में देखा जाए तो ये पहचान जो लिखा है, जैसे देखिए चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। अब कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी और चुके होंगे, तो कई बार ये नहीं दिखते हैं, फिर भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होता है। तो वहाँ पे देखते हैं कि कैसे होता है। तो वहाँ का देखने के लिए जैसे यहाँ पे लिया जाए आ ई ए होगा, तो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि आ ई ए होगा। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कहा जाए कि वह आया होगा, तो जैसे वो आया होगा तो आने का काम तो पूरा ही हो गया होगा। और जैसे कहा जाए कि वो कल बनारस गया होगा, मतलब इस तरीके से इसमें भी क्या है कि काम पूरा होने की बात दिखाई जाती है। तो ये नहीं काम समाप्त होने की बात है। अगर मान लीजिए अगर ये चीज़ें चेकआउट करना हमें, मतलब कि इसी में देख लिया जाए, जब अगर हम कहेंगे कि चुका होगा, तो चुका में आ आया है, यानी आ के बाद क्या है, होगा मिल गया। अब चुकी होगी, चुकी में ई है ना बड़ी, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ई है तो मतलब चुके होंगे, तो ये मिल गया। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो इसमें, मतलब ये जो पहचान है वो इसमें भी सेट हो जाती है, और जो अलग सी बात आती है उसमें भी होती है। जैसे किसी को नहीं कहा जाता है कि वो मर गया होगा, तो जस्ट वो मर गया होगा तो हम तो अनुमान ही लगा रहे हैं कि वो मर गया होगा। तो ये किस में किया जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहचान समझ में आ गई होगी, और पहचान समझ में आ गई है तो हेल्पिंग वर्ब को समझने में देरी किस बात की है। तो चलिए फटाफट देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ आपके बीच में, तो ये विल आएगा, शैल आएगा और प्लस हैव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विल हैव और शैल हैव हुआ। अब मैं बात करूँ वर्ब का, तो वर्ब हमारी कौन से फॉर्म में आने वाली है, थर्ड फॉर्म में आने वाली है। याद रखें हमेशा, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही अगर परफेक्ट की बात शुरू होना, तो समझ जाइए कि वर्ब का तो थर्ड फॉर्म आना सुनिश्चित है। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। तो बिना देर किए हुए अब हमको ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, मतलब हम कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले मैंने जो सेंटेंसेस की बात की है वो है मेरे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में देखूं तो मेरे पास पहला वाक्य मिलेगा, वह स्कूल जा चुका होगा। बिल्कुल आपने सही देखा कि वह स्कूल जा चुका होगा। अगर हम यहाँ पे इस बात को समझेंगे कि वह स्कूल जा चुका होगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वह जा चुका, यानी चुका होगा तो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट होगा कि नहीं होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो परफेक्ट तो होगा, नहीं होना है। अब
तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। ट्रांसलेट कर लेते हैं हम लोग बिना सोचे समझे। तो जस्ट यहाँ पे देखते हैं वह की अंग्रेजी क्या होती है, वह की अंग्रेजी है ही। अब अगर बात करें कि ही के साथ क्या आएगा, तो ही मेरा थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल। और विल के साथ मैंने बताया इसके साथ क्या फिक्स होने वाला है, और हैव के बाद अगर मैं बात करूँ तो कौन सी चीज़ आने वाला है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम जी दोस्तों बात करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म की। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गॉन। तो बिल्कुल आपने सही देखा कि ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। कहाँ जा चुका होगा भैया, स्कूल जा चुका होगा। टेंशन किस बात का, पहुंचा देते हैं स्कूल। तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने कंप्लीट बना लिया कि वह स्कूल जा चुका होगा, और यहाँ पे हमने अंग्रेजी में बना लिया है, ट्रांसलेशन कर लिया है, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो रूल बनाना सीखिए, रटना नहीं, क्योंकि रटा हुआ कभी भी हट जाएगा, समझा हुआ साथ रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समझने की बात अगर करें तो जो कुछ किया है वही लिख देना है, परेशान होने की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को लाया, ठीक है, लिख लिया, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट के बाद अगर देखें यहाँ पे आपका आएगा फर्स्ट पर्सन, और ये आएगा सेकंड, और ये आएगा आपका थर्ड पर्सन। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लेते हैं सेल, और सेकंड के साथ हम लोग लेते हैं विल, और दोनों के साथ लेते हैं हम क्या, एक चीज़ लेते हैं हैव। और इन दोनों के बाद अगर बात करें तो वर्ब का आता है ये थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद बात करें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ये आएगा ETC। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर रूल समझ में आ गया तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि अपने कॉन्फिडेंस को और भी ऊपर लेके चलेंगे। तो ऊपर लेके चलने के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमें देखना है। अगला हमारे पास क्या सेंटेंस है, देखिए, हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। जी हाँ, हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, बट ये क्रिकेट बैट बॉल से खेलता है, लेकिन हम खेलेंगे वर्ड, इंग्लिश वर्ड और रूल से खेलेंगे। तो देर किस बात की, हम लोग यानी सब्जेक्ट हमारा है हम लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। और पता है वी मेरा फर्स्ट पर्सन का है सब्जेक्ट, तो इसके साथ मैं लगाऊंगा सेल, बिल्कुल। और इसके बाद आ जाएगा आपका हैव, और हैव के बाद अगर बात की जाए तो काम कौन सा हो रहा है, खेलने का। और खेलने की अंग्रेजी मतलब पता है आपको क्या है, खेलने की अंग्रेजी प्ले है, तो प्ले को न लिखना बोलें। लेकिन यहाँ पे बात है थर्ड पर्सन की, तो ये हो जाएगा प्लेड। अब क्या चीज़ खेलने की बात बोला है, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका CRICKET, मतलब क्रिकेट। तो वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। और इसी साथ आप समझ चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए होंगे। तो जी दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि हमको सीखना है अगले नंबर पे इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे क्या बनाएंगे, इस बात को जानने के लिए आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इतना ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि सिर्फ इसमें छोटा सा एक परिवर्तन करेंगे और हम अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे आसानी से। तो वीडियो में बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक छोटे से परिवर्तन से सीखना चाहते हैं तो चलिए बस इतना बने रहिए जब तक कि छोटा सा परिवर्तन ना हो जाए और साथ साथ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन न जाए। तो चलिए जी दोस्तों, उम्मीद है कि बने रहेंगे आप। तो आगे देखते हैं हम लोग और चलते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा आप समझते हैं, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इसे ट्रांसलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसी समझ के साथ। तो यहाँ देखेंगे कि क्या वह स्कूल जा चुका होगा। बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि क्या वह स्कूल जा चुका होगा। तो यहाँ पे एक बात समझ जरूर आ चुकी होगी, वो बात समझ में ये आई है कि अगर क्या को हाइड कर लें, छुपा लें और फिर पढ़ के दिखा लें वह स्कूल जा चुका होगा, तो ये ऐसा लगेगा अभी अभी हमने इसको पीछे पढ़ा है, वह स्कूल जा चुका होगा। तो देख रहे हैं कि अगर क्या शब्द को अगर हाइड कर लिया जाए तो आपको पता चलेगा कि वह स्कूल जा चुका होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस दिख रहा है। तो बस मैं आपसे यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये पूरा का पूरा दिख रहा है तो अंग्रेजी भी तो पूरी दिख रही है। कॉपी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, सीधे सीधे ये हो जाएगा ही विल
हैव गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा है, अगर क्या मतलब हाइड करेंगे तब। लेकिन मैं अब यहाँ पे छोटा सा परिवर्तन यही सिखाने वाला हूँ, ज़रा देखिए कि अगर इस पूरे अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में हमने क्या जोड़ दिया है, हमने सिर्फ क्या शब्द को ऐड कर दिया, तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो कौन सा सेंटेंस बन गया आपको पता होना चाहिए, वो इंट्रोगेटिव में परिवर्तन हुआ है। तो यदि हिंदी वाक्य में क्या जोड़ देने से अगर वह इंट्रोगेटिव बन जाता है, तो इंग्लिश में ऐसा क्या कुछ कर दें कि वह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाए। तो इस बात को जानने के लिए बने रहे वीडियो में और देखें मेरे साथ। तो जैसा कि मैं बता दूं कि अगर क्या शब्द पहले आता है तो वो एक चीज़ मांगता है, वो चीज़ होती है हेल्पिंग वर्ब। वो कहता है मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कहाँ पे, इंग्लिश वाले सेंटेंस में, वो भी पहले चाहिए। तो हम ढूंढने निकल पड़ते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो है, विल और हैव है। तो याद रखें, जब भी दो शब्दों की अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो सिर्फ पहला शब्द हमारे लिए मेन होता है और पहले शब्द पे ही हमें मुख्य रूप से काम करना होता है। तो चलिए पहले शब्द को ही हम आगे कर लेते हैं, यानी विल को कहते हैं भाई तू चलो आगे, क्योंकि हिंदी में क्या लगा है, तो विल यहाँ पे आ गया आगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर विल यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से तो हटेगा, इसका स्थान छूटेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और आपका सेंटेंस बन के हो गया एक छोटे से परिवर्तन से तैयार। तो उस सेंटेंस को पढ़ने से न रुकें और पढ़े पूरे हिम्मत के साथ। तो चलिए, वो हमारा सेंटेंस क्या बना हुआ है, हिंदी में अगर बोलेंगे क्या वह स्कूल जा चुका होगा, इंग्लिश में मुझे समझ आ चुका होगा, क्या विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप छोटा सा परिवर्तन सीख गए कि हिंदी में क्या लगा दो और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के किसी को भी दिखा लो। तो चलिए इसी साथ मुझे लगता है कि हमें रूल बना लेना चाहिए, रूल में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं कि हमारे पास रूल क्या होता है। तो चलिए जी दोस्तों, अगला हम रूल बनाते हैं। तो रूल में हमें किस बात की देरी है, सीधे सीधे देखिए, सबसे पहले जो काम किया वही लिख देना है। तो सबसे पहले हमने यही लिखा था सेल, और ये नहीं, इसका छोटा भाई विल था, दोनों को हमने ऐसे किया। ये होता फर्स्ट के साथ और ये होता सेकंड, और ये हो जाएगा आपका थर्ड के साथ। ओके, तो बने रहिए इन चीज़ों को जानने के लिए। और ये साथ साथ आप देख पा रहे हैं क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने लिया है वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब नहीं लिया, वर्ब लिया है लेकिन कौन सा, हेल्पिंग वर्ब का छोटा वाला हिस्सा हैव लिया है, और इसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आपने एटीसी लिया हुआ है। और क्वेश्चन मार्क लगाना तो अलग बात होती है, एटीसी एनफ है, आप एटीसी में ही क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस को ले चलना है एक लेवल पे, तो उस लेवल तक पहुंचाने के लिए एक एग्जांपल और भी ज़रूरी है। तो आप चलिए देखिए, अगला हमारे पास है, क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, बिल्कुल खेल चुके होंगे, लेकिन वो बैट बॉल से खेलेगा और हम लोग खेलेंगे अंग्रेजी वर्डों से, ठीक है, अंग्रेजी वर्ड से खेलना है। तो चलिए देखिए, क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि अगर क्या ना पढ़ा जाए, हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, यह अंग्रेजी यहाँ मिल चुकी होगी, हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, बिल्कुल सटीक है। तो टोटल की टोटल इंग्लिश यहाँ से उठा सकते हैं आप, बिना सोचे समझे लिख कर दिखाइए, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। जी अभी ये ना लगा, बस आप एक चीज़ देखो जरा कि ये आपके पास क्या है कि हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, ये अफर्मेटिव है, और उसके हिंदी में आपने क्या ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया। यदि आपने हिंदी में क्या ऐड किया हुआ है तो इंग्लिश में क्या कुछ कर देने से वह इंट्रोगेटिव बनेगा, यही बात तो जाननी है। तो बने रहिए इन चीज़ों में। देखिए, जैसे हिंदी में क्या शब्द पहले आता है तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश वाले में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है क्या, हम देख पा रहे हैं कि हाँ शैल भी है और हैव भी है। तो मैंने बताया है अभी अभी ऊपर वाले सेंटेंस में कि अगर दो शब्दों की सहायक क्रिया हो तो सिर्फ पहला हमारे लिए मेन होता है, दूसरे को टच नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो शैल से कही भैया शैल तू आगे चल, क्योंकि क्या आ गया हिंदी में आगे, और हिंदी में क्या आगे है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होना ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से शैल को हमने यहाँ कर दिया, तो यहाँ से तो हटा देंगे, और यहाँ से हटा देंगे, मिटा देंगे, तो सीधे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और लगा देंगे तो अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना करके हमने कंप्लीट कर लिया है। जरा पढ़ के सुना भी तो दें,
क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे? बिल्कुल खेल चुके होंगे और इंग्लिश में भी खेल चुके हैं। शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट। तो जी दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा, पूरा उम्मीद है मुझे। तो चलिए उस उम्मीद को और भी आगे लेके चलते हैं, एक लेवल तक पहुंचा देते हैं। और भी वो लेवल हमारे पास यहाँ पे है, तो क्या सॉरी अब है वो लेवल नेक्स्ट थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि अब जो प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे वो आएगा बीच में, तो टेंशन किस बात का, बनाएंगे हम ऐसे। बिल्कुल, वह अंग्रेजी कैसे पढ़ चुका होगा, ये एक सवाल बन गया, मतलब क्वेश्चन बन गया कि वह अंग्रेजी कैसे पढ़ चुका होगा। अब बताएंगे हम लोग मिलकर के कैसे पढ़ चुका होगा। देखिए जैसे ही बीच में आए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो बना दीजिए ना ऐसे गोला। क्या बनाना है? बन गया गोला। अब पढ़िए, वह अंग्रेजी पढ़ चुका होगा, एकदम साधारण वाक्य हो गया, मतलब सकारात्मक हो गया। तो इसको प्रश्न बनाना आपको आसानी से आता है, पुराना तरीका। क्या वह अंग्रेजी पढ़ चुका होगा, तो जैसे ही क्या पहले आएगा, एक बात बताएगा, क्या हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए, ले लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लेने के लिए आपने विल लिया और सब्जेक्ट आपको क्या मिला, ही। अब बात आती है यहाँ पे, देखते हैं रूल में कि विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो उसके बगल में क्या आएगा, हैव आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम लोग भी यहाँ पे ले लेते हैं हैव। और हैव के बाद क्या, सीधे सीधे थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो थर्ड फॉर्म क्या, पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है और थर्ड फॉर्म में इसे रेड बोला जाता है। अब आप पढ़ने में क्या पढ़ेगा भैया, अंग्रेजी पढ़ने की बात हो रही है ना, क्या पढ़ चुका है, अंग्रेजी पढ़ चुका है। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, अंग्रेजी का इंग्लिश लिख देंगे। यहाँ तक तो बातें हो गई, समझ में आ गई। मान लो यहाँ पे देखा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क हम अभी भी लगा सकते हैं, ठीक है, लगा लीजिए। अब पढ़िए, विल ही हैव रेड इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ चुका था। वाक्य हमारा ऐसा थोड़ी ना, ये तो हमने ऐसे बना लिया था बस इस चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि प्रश्न तो है ही है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, चलिए क्या सबकी अंग्रेजी हो गई, तो जो हमने क्या लिखा था उसके लिए विल, वह की अंग्रेजी ही, और अंग्रेजी की इंग्लिश हो गई। हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, पढ़ने की अंग्रेजी रेड हो गई। तो सबकी तो अंग्रेजी आपने लिख ली, लेकिन एक चीज छूटा, गोला। गोला छूट गया, अगर गोला छूट गया तो समझ लो बम फूट गया, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। अब गलत हो जाएगा तो उसे बचने के लिए क्या करना है, गोला, गोलने मतलब जैसे गोला बोला, क्या बोला कि मेरा हक दिला दो। अब वो अपने हक की मांग क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा वाला जो हक है ना वो सबसे पहले आना चाहिए, यानी सबसे पहले स्टार्ट मेरे से ही होना चाहिए। तो यानी गोले में कौन सी अंग्रेजी है, कैसे, सॉरी कौन सी हिंदी शब्द है, तो मतलब कैसे। अब कैसे को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, हाउ। तो हाउ को उठा करके कहाँ लाएंगे सबसे पहले, तो लगा दीजिए सीधी सीधी, यानी ये हाउ। अब इसको पढ़ के सुना दीजिए और इस गोले को भी पढ़ना है, अब हटा दीजिए, गोला वाला हट नहीं रहता। अब पढ़िए, हाउ विल ही हैव, हाउ विल ही हैव रेड इंग्लिश, मतलब कि वह अंग्रेजी कैसे पढ़ चुका होगा। तो इसी के साथ साथ दोस्तों मुझे समझ में मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे भली भांति समझ चुके होंगे। तो आप अपने इसी समझ को मजबूत बनाने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं इसके जस्ट बाद आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तीसरे सेंटेंस और चौथे सेंटेंस के बारे में। तो तीसरा सेंटेंस हमारा होने वाला है निगेटिव सेंटेंस और साथ ही साथ चौथा सेंटेंस होने वाला है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप बने रहेंगे। हाय फ्रेंड, जस्ट अभी जैसे कि हम लोगों ने कंप्लीट किया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो जस्ट हमें तीसरे नंबर वाले सेंटेंस की बात करनी है, निगेटिव सेंटेंस की बात करनी है। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले से ही लिख रखा है आप लोगों के लिए निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे है मेरे पास, देखिए निगेटिव सेंटेंस, अगर मैं बात करूँ निगेटिव सेंटेंस की तो होता है नकारात्मक वाक्य होता है, ये तो पता ही है। और अगर नकारात्मक वाक्य की बात करें तो सीधे सीधे उसमें नहीं आना चाहिए, मना करने जैसी बातें आना चाहिए। तो फिर क्या है, ये तो पहचान बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जैसे बात करें हम अपने एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ पे देखेंगे कि वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो बिल्कुल आपको जैसे ही आएगा चुका होगा तो परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट, और नहीं है तो नेगेटिव है। फिर क्या को टेंशन है, ट्रांसलेशन करते हैं। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब इसके साथ क्या लगेगा, विल, और इसके बाद नहीं, यानी जब हिंदी में नहीं हो तो इंग्लिश में नॉट सही हो, याद रखेंगे। तो देखिए जरा, नॉट हो गया। अब इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, इसके एक और पार्ट है, मतलब है। तो विल नॉट हैव, हमेशा याद रखेंगे विल नॉट हैव होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि कौन सा काम हो रहा है, जाने का। तो जाने का काम हो रहा है, इसलिए जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, और तीसरा फॉर्म चाहिए हमको तो गान। अब कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल, तो कर देंगे भैया जा।
गॉन टू स्कूल कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया आपका, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। मुझे उम्मीद है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ आ रहा होगा, और समझ के साथ अगर चलें तो हम रूल बना लें। तो हमारे पास अगर रूल को देखा जाए तो जो जो किया वही वही तो लिखना है, तो डरने किस बात से है। सबसे पहले हमने काम कौन सा किया हुआ है, सब्जेक्ट लिया हुआ है, और सब्जेक्ट कैसे लिया हुआ है ये भी बताना है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन का हुआ तो हम क्या लेकर के आएंगे, सेल, और सेकंड और थर्ड का हुआ तो हम क्या लेकर के आने वाले हैं, सेकंड और थर्ड का हुआ तो हम लेकर आने वाले हैं विल। तो अब यहाँ पे बनाए रहेंगे अपनी बातों को, ये हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए। इसके बाद क्या आने वाला है, सॉरी नहीं, हैव के बाद पहले आपने लिखा है नहीं, हैव के पहले क्या आएगा, NOT नॉट, और नॉट के बाद क्या आएगा, सीधे हैव, और हैव के बाद नो, हैव के बाद क्या आएगा आपका वर्ब, और अभी किस फॉर्म में, थर्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ये आपका ETC हो जाता है। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपने रूल समझ लिया है तो अब चलिए बिना देर के हुए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम इससे बनाते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नहीं अगला वाला अगर एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो वो इस प्रकार है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे चुके होंगे, चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट है, और वहाँ पे अगर बीच में नहीं अगर है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो बिना देर के भी हमें बात करना है। देखिए जैसे हम लोग की अंग्रेजी क्या होने वाली है, वी, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका सेल, और इसके बाद क्या आएगा नॉट, और नॉट के बाद आप देखेंगे तो मिलेगा आपको हैव, क्या मिल जाने वाला है, हैव, और हैव मिल गया तो इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन वो भी कौन सा काम हो रहा है हमारे पास, खेलने का। तो खेलने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लेड लगाने वाले हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और क्या खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट खेलने की बात हो रही। तो जी याद रहे कि हमें बैट बॉल से नहीं खेलना है यहाँ पे हमें अंग्रेजी वर्ड और अंग्रेजी रूल से खेलना है। तो फिर देरी किस बात की है, क्रिकेट का लिखते हैं CRICKET, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका है तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन गया है, वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। बिल्कुल आपने सही समझ लिया होगा। तो जी दोस्तों, अगर निगेटिव सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गया है बहुत आसान भाषा में, तो बिल्कुल नहीं होने की ज़रूरत है परेशान। बिल्कुल मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट वाला जो हमारे पास सेंटेंस है उसका नाम होता है इंट्रो निगेटिव सेंटेंस। तो ज़रा देखिए होता क्या है, अभी आपने निगेटिव सीखा और उसके आगे मैं सिर्फ क्या जोड़ रहा हूँ, इंट्रो, और निगेटिव सेंटेंस तो है ही है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा चौथे नंबर का सेंटेंस है, इंट्रो निगेटिव सेंटेंस, कहने का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की बातें करनी होती है। ठीक है, तो मतलब ऐसे में है कि इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नई शब्द भी आएगा, साथ साथ आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप वीडियो में बने रहें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं चल रहा हूँ आपको एक छोटे से परिवर्तन से सिखाने कि नेगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से इंट्रो निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, बस एक छोटा सा चेंज है, उसी चेंज को देखते हैं कि आखिर कैसे होता है। एक छोटे से परिवर्तन से नेगेटिव सेंटेंस इंट्रो निगेटिव सेंटेंस में बदलेगा। तो चलिए देखते हैं साथ साथ। यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं आप लोग, इंट्रो निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की बात करनी है। तो बिना देर के हुए देखिए यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो इतना तो आपको समझ आ चुका होगा कि अगर क्या को हाइड कर दे तो वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। यहाँ पे तो मिल चुका होगा कि वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो टोटल अंग्रेजी भी आपको मिल चुकी है, तो सोचना किस बात का है, टोटल कॉपी करके लिख दीजिए। देखिए, ही will not have gone to school। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर क्या ना होता तो मैं इस तरह से लिख रहा होता। तो बस यही समझना है कि ये तो नेगेटिव है ना। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है, अब यहाँ से मैं हाथ हटाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि नेगेटिव सेंटेंस के सामने मैंने क्या ले लिया। क्या, यदि एक नेगेटिव सेंटेंस के सामने मैंने क्या लिया तो उसे मैंने बनाया क्या, इंट्रो निगेटिव सेंटेंस बना दिया ना। तो
तो अगर हिंदी में ऐसा मैं कर सकता हूँ तो इंग्लिश में क्या करूँ कि मेरा इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस बिल्कुल बन के तैयार हो जाए। एक छोटा सा चेंज देखिए, जब हिंदी में क्या शब्द पहले होता है तो हमें एक बात पता होती है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए। इंग्लिश वाले में तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल और हैव है, चूँकि हमारा विल ही मेन होता है, पहला ही मेन है, तो इसको क्या कर देंगे, कहेंगे चलो भाई तुम आगे आ जाओ। यानी हम विल को कहाँ लेकर के आ गए, विल को हम पहले लेकर के आ गए। जब विल हमारा पहले है तो यहाँ से विल हट जाएगा। अब ये हट जाएगा तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लग गया तो आपका सेंटेंस बन गया। कैसे बना, ये हिंदी बोल रहा है कि क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो मुझे समझ आ चुका होगा और इसकी इंग्लिश भी बन चुकी होगी। क्या, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको ट्रांसलेट करना। यानी छोटा सा जो परिवर्तन था कि हिंदी में क्या लगा दो और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो, और अपना नेगेटिव से इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस बनाना सीख जाओ। तो आइए रूल बना लेते हैं। रूल में हमारे पास देरी किस बात की है, जो जो किया वही लिख के दिखा देना है। सेल और फिर हमने क्या लिया, विल। अब इन दोनों के बाद ये देखना है कि ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन और ये हो गया आपका सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा आपका या नोटी नॉट, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ये हैव। अब इसके बाद अगर देखा जाएगा वर्ब के कौन सा फॉर्म में देखेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म में देखेंगे। अब इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा आपका ETC। यहाँ पे ऐसे हो गया ये और यहाँ पे ऐसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रूल भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि रूल में कुछ करना था नहीं, जैसा जैसा किया वैसा वैसा बनाना था। तो आगे बने रहिए अपने इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि मैं चल रहा हूँ एक और एग्जाम्पल बताने जो आपके लिए होगा बेहद खास। तो बने रहिए पास। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगला मेरे पास सेंटेंस है जो, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। बिल्कुल आप सही पढ़ चुके होंगे कि क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सही पढ़ा, क्या को बस हाइड कर लीजिए। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, तो यहाँ आपको पूरा का पूरा मिल गया कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। अभी अभी हमने बनाया तो इसकी पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ी हुई है, उठा के कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो जी दोस्तों, आपको ये समझ में आ रहा है कि आपने देखा कि अगर ये क्या मैंने जब तक हाइड किया हुआ है तब तक ये क्या है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, ये नकारात्मक जैसा है, ठीक है। अब उस नकारात्मक वाक्य के सामने अगर मैं क्या जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, और प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक तो है ही है पहले से। तो आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के सामने अगर हिंदी वाले वाक्य में अगर हमने क्या जोड़ा है तो वो इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हुआ है। तो इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं, वही चीज़ तो सीखना है, वही तो हमारा मेन है कि वही छोटा सा परिवर्तन क्या है। तो छोटा सा परिवर्तन ये कहता है कि अगर हिंदी में क्या पहले आए तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना बेहद न भूलें। तो चलिए उसे याद रखें। तो हिंदी में क्या पहले, तो अंग्रेजी से हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देना है पहले, जिससे कह दीजिए चलो भाई तुम पहले आ जाओ, क्योंकि हिंदी में क्या पहले, जब सैल यहाँ से यहाँ आएगा तो सैल तो यहाँ से घर जाएगा, मतलब छुट्टी होनी है इसकी यहाँ से। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और क्वेश्चन मार्क लगते ही आपका सेंटेंस बन के हुआ तैयार। आप पढ़ सकते हैं इस प्रकार कि क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, और इंग्लिश में बोल सकते हैं कि शैल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो बिल्कुल इसके साथ आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अगला वाला सेंटेंस होगा आपके लिए बहुत ही खास, क्योंकि उसमें है थोड़ा सा और भी चेंज, और वो है एक नए प्रकार का। तो नए प्रकार का सीखने के लिए आप बने रहिए इस प्रकार से। रीजन क्या, वो नया क्यों है, क्योंकि अब तक आपने क्या शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नों को देखा है, सेंटेंस को देखा है, लेकिन अब जो आने वाला है ना वो बीच में आएगा, कब क्यों कहाँ कैसे। तो थोड़ा तो मुश्किल है, बट कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल खास है। देखिए कैसे पास है, वह अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ चुका होगा, ये नहीं बीच में आ गया नहीं ये कैसे, और इस कैसे को बना दीजिए गोले में आप ऐसे, ठीक है, और गोला बनाने के बाद उसको पढ़ना भूल जाइए। पढ़िए जरा, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका होगा, यानी नकारात्मक दिख गया। अब नकारात्मक वाक्य के अगर सामने क्या लगा दिया जाएगा तो प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ये तो आसान तरीका, बना लीजिए।
इस क्या के लगाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, ठीक है, इतना तो फ़र्क पड़ेगा। तो ये लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पहले, तो हमने ले लिया विल। अब जब हमने विल पहले लिया तो हमको पता है कि विल के आगे बढ़ने पे क्या मिलता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब पता है कि सब्जेक्ट के आगे क्या मिलेगा, नॉट, NOT। और पता है कि नॉट के बाद क्या मिलेगा, हैव मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं हैव, और हैव के बाद अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही तो रीड, रेड होता है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे RED, मतलब रेड लिखेंगे। अब रेड तो हमने लिख लिया, ठीक है। क्या पढ़ने की बात हो रही है, अंग्रेजी पढ़ने की बात हो रही है। क्या पढ़ने की बात हो रही है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को इंग्लिश में इंग्लिश कह दीजिए, ठीक है, क्या कह दीजिए, इंग्लिश, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग मिलाएं कि क्या के अंग्रेजी, क्या के बदले हमने विल लिखा, वह का ही लिखा, नहीं का नॉट लिखा, और हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, पढ़ने का रीड हो गया, अंग्रेजी का अंग्रेजी हो गया। तो सबकी अंग्रेजी तो लिख ली, नहीं, ऐसा कैसे, अभी गोला में जो है ना वो बचा हुआ है। गोला में क्या है, कैसे, और गोला मुझसे बोला कि मेरा हक दिला दो। वो क्यों हक की मार कर रहा है, क्योंकि गोला में जो है ना यानी प्रश्नवाचक शब्द है, और जो भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है वो अंग्रेजी वाले वाक्य में सबसे पहले आता है। ये चीज़ याद रखेंगे। वो तो हिंदी वाला गोला है, इसीलिए बोला है कि मेरा हक दिला दो, मेरा स्थान दिला दो, पहले लिख के दिखा दो। तो पहले लिखने से पहले क्या है कि कैसे को थोड़ी लिख देंगे, कैसे की अंग्रेजी क्या है, हाउ। तो हाउ को लिखेंगे पहले। देखिए यहाँ हमने लिख दिया सीधे हाउ। जैसे ही हमने हाउ लिखा हमारा सेंटेंस बन के हो गया कंप्लीट। इस क्या को हटा देंगे, ये तो एडिशनल था। तो देखिए हाउ विल ही नॉट हैव रेड इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो इससे हमें पता चल गया वह अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ चुका होगा। हाउ विल ही नॉट हैव रेड इंग्लिश। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसके साथ साथ पूरा का पूरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा। तो जी अगर आपको ये फ्यूचर टेंस इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि बिल्कुल बढ़िया से आप समझ गए होंगे। तो बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज जिससे हमें मिलता है मोटिवेशन और हमें मिलती है काम करने की एनर्जी। तो हम और अच्छे से काम करेंगे, अब तक और अच्छे से वीडियो पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय।